अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबासी। आज हम लोगों ने इंशाल्लाह I2B PRC 5 का चैप्टर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस इसको डिस्कस करना है। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले डिस्कस किया कि बिजनेस क्या होता है, उसको देखा गया कि कोई भी प्रॉफिट सीकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस कहलाएगी। देन सेकंड पे आ गया जी चैप्टर में कि ओनरशिप ऑफ बिजनेस के मालिकान कौन होते हैं और कानूनी तौर पे आप किस तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं पाकिस्तान में। तो 3 स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइज कैसे करना है, लेकर कैसे चलना है बिजनेस को, मैनेज कैसे करना है, किस बंदे ने कितना काम करना है, क्या सारी की सारी डिसीजन मेकिंग एक शख्स के पास होगी या उसको डेलीगेट करेगा, निचले बंदों को देगा, या डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं, या हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरह के सिस्टम होता है, उसको इंशाल्लाह हम आज देखेंगे। तो ये सबसे पहले तो हम थोड़ा इसकी तमहीद बांध देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना किसी भी बिजनेस की हम मैनेजमेंट आप कर लें, वो डिपेंड करती है बिजनेस के ऊपर। बिजनेस की नेचर क्या है, बिजनेस का साइज क्या है, कितने साल हो गए हैं, कितने के एम्प्लॉयज हैं, रेवेन्यू कितना है, प्रोडक्शन कितनी है, वगैरह वगैरह डिफरेंट चीजें हैं जिसकी बेस पे हम उसकी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि भाई हमें कौन सा स्ट्रक्चर जो सूटेबल लगेगा। कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई इसका कानूनी स्ट्रक्चर नहीं है। आपको जो चीज मुनासिब लगती है, आपको दिल करता है सारे काम एक ही शख्स करे, कर ले। अगर मुनासिब चल रहा है सिस्टम तो ऑल इज वेल। अगर आपको लगता है नहीं मैं डिपार्टमेंट्स बनाना चाहता हूँ, बना लें। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे डिवीजन्स बनाने चाहिए, बना लें, बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब ऑर्गेनाइज करने का पर्पस तो सिर्फ और सिर्फ आपको फैसिलिटेट करना है कि आप बेहतर तरीके से कैसे बिजनेस को चलाएं ताकि आपका जो पर्पस है टू अर्न प्रॉफिट वो आपका मीट हो सके। तो ये इंशाल्लाह इसमें भी आज हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको नोट्स में नजर आ रहा होगा I2B रन डाउन में कि आपके 4 तरह के बिजनेस स्ट्रक्चर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं वो आमतौर पर दुनिया में चलते हैं। इसके अलावा भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये जो 4 होते हैं ये आमतौर पे चलते हैं। ठीक है, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सारी चीजें हैं उसमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको हम डिस्कस इंशाल्लाह करते हैं। एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर एक होता है जिसके अंदर क्या है कि सिंगल डिसीजन मेकर है, एक ही फैसला करने वाला बंदा है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि मालिकान 8-10 भी हों, लेकिन उन्होंने फैसला करने की सारी ताकत किसको दे दी है? एक शख्स को दे दी कि भाई आप करें। या हो सकता है एक ही मालिक को, उसने अपने पास डिसीजन मेकिंग की हुई है। तो ये आमतौर पे एंटरप्रेन्योर का जो स्ट्रक्चर होता है ये आमतौर पे होता है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़े छोटे लेवल पे हो, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे हो, जब बहुत ज्यादा काम ना हो, आपका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल सा हो, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी सिंपल तरीके से उनकी चल रही हो, प्रोसेसेस बड़े सिंपल हो, तो एक ही शख्स है, उसी के पास सारी नॉलेज होती है, वही उसको लेके चल सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं जी? एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, जिसमें जो डिसीजन मेकिंग है, जो फैसला करने की ताकत है, वो डेलीगेट नहीं की जाती। डेलीगेट मीन्स निचले लोगों को वो वाली ताकत, उसकी अथॉरिटी नहीं दी जाती। तो दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। देन जी सेकंड नंबर पे आ गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शन से मुराद है डिपार्टमेंट। फंक्शन एक ऐसी चीज है कि एक जैसी स्किल्स रखने वाले, सिमिलर स्किल्स वाले, कंपेरेबल स्किल्स वाले और सिमिलर टास्क परफॉर्म करने वाले लोगों को आप उठा के एक जगह पे बिठा देते हैं। मिसाल के तौर पे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 50 लोग हैं, आपको ये लगता है कि यार मैं अकेला इंसान 50 के 50 को मैनेज नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई है, डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, डिफरेंट तरह के काम है, प्रोडक्शन भी करनी है, चीजें बनानी भी हैं, चीजें सेल भी करनी है, फाइनेंस का, अकाउंट्स, टैक्स का काम भी देखना है, मार्केटिंग भी करनी है। आपको लगता है कि यार मैं अकेला तो सारा कुछ नहीं कर सकता, क्यों ना मैं अपनी पावर को तोड़ के अपने से निचले लोगों तक दे दूं। आपने फिर क्या किया जी? आपने अपने मुताबिक कुछ डिपार्टमेंट सोचे, क्या चले मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, मिसाल के तौर पे कि मेरा काम है टेक्सटाइल का, छोटा सा मेरा एक प्रोडक्शन यूनिट है, छोटी सी मेरी एक फैक्ट्री है, टेक्सटाइल का मेरा काम है। मैंने कहा कि यार मैं सब कुछ खुद नहीं कर सकता और ऊपर से 24 घंटे क्योंकि टेक्सटाइल मेरी फैक्ट्री चल रही है, मैं 24 घंटे जाग नहीं सकता, क्यों ना एक काम है डिफरेंट लोगों को असाइन कर दूं। आपने क्या किया जी? आपने प्रोडक्शन वाले पूछे जी, 50 लोगों में से टोटल 50 एम्प्लॉइज थे, लेट्स से भाई कितने लोग प्रोडक्शन जानते हो? उन्होंने कहा 10 लोग नहीं हम जानते। आपने 10 के 10 लोगों को कहा कि सबको आती है प्रोडक्शन, कुछ और नहीं आता? उन्होंने कहा नहीं जी हमें कुछ नहीं आता। आपने सबको उठा के एक जगह पे बिठा दिया, कमरा दे दिया जिसको हम फैक्ट्री का यूनिट भी, प्रोडक्शन यूनिट भी कह सकते हैं। आपने कहा कि भाई ये एक क्या बन गया? एक डिपार्टमेंट बन गया, और डिपार्टमेंट का दूसरा नाम दिया फंक्शन। ये प्रोडक्शन फंक्शन है। देन जी आपने कहा हाँ भाई टैक्स का काम किसको आता है, अकाउंट्स का किसको आता है, फाइनेंस का किसको आता है? 4-5 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हम ACCA हैं, हम CA फाइनलिस्ट हैं, हम ACMA वगैरह वगैरह डिफरेंट इस तरह बता दिए। आपने कर दिया, बिस्मिल्लाह, 4-5 लोगों को इकट्ठा करके फाइनेंस फंक्शन का या अकाउंट्स फंक्शन का नेम दे दिया। इस तरह कुछ लोगों को मार्केटिंग में, कुछ लोगों को ह्यूमन रिसोर्स जो रिक्रूटमेंट वगैरह एम्प्लॉयज की करेंगे उधर कर दिया। करते करते आपको लगा कि यार 50 एम्प्लॉयज आप बड़े जबरदस्त तरीके से मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लगा दिए। अब उन डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होंगे, जिसको कोई भी नाम दिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि कोई एक ही नाम हो, प्रोडक्शन मैनेजर आप कह लें उसको, प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन हेड कह लें,
सही है, कुछ भी आप कह सकते हैं। इस तरह फाइनेंस मैनेजर कह लें फाइनेंस वाले को, या सीएफओ कह लें, फाइनेंस बिजनेस पार्टनर कह लें, कोई भी मर्जी नाम दे दें, लेकिन मतलब ये है कि उसके बाद अथॉरिटी होती है अपने डिपार्टमेंट की। इस तरह एचआर वगैरह, सेल्स मार्केटिंग वगैरह, आपने अपनी अथॉरिटी उनको डेलीगेट कर दी कि भाई आप अपने फंक्शन के जिम्मेदार आप हैं, मैंने आपसे पूछना है, आपसे निचले लोगों से आपने आगे पूछना है। प्रोडक्शन वाले करिए भाई मैंने आपसे पूछनी चीजें बनी है कि नहीं, ठीक है। अब वो जब फंक्शन अलग अलग बन गए तो हर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ अपने काम का जवाब होगा। प्रोडक्शन वाले को बुला के आप ये नहीं कहोगे कि हाँ भाई चीजें बिक क्यों नहीं रही, वो कहेगा सर मेरा काम चीजें बेचना है ही नहीं, मेरा काम क्या है, आपने मेरे जिम्मे क्या लगाया, चीजें बनाना। सेल्स वाले के पास आप जाएंगे, आप कहेंगे यार चीजें क्यों नहीं बन रही आजकल, वो कहेगा सर प्रोडक्शन वाले से जाके पूछें, ठीक है। तो फंक्शंस के अंदर आपने बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। जब सारे फंक्शंस अपना अपना गोल अचीव करेंगे देन जाके ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का गोल अचीव होगा। ठीक हो गया जी, तो ये था फंक्शन। देन जी थर्ड वन इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। डिवीजन्स आप बना लेते हैं जब आपको एक टाइम आता है, आपको लगता है कि यार नहीं अब ये फंक्शन से भी गेम आगे की हो गई है, अब मेरे पास या तो प्रोडक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसे डिफरेंट है कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सारे काम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है उनके अंदर अगर हम कॉस्मेटिक्स के सामान की बात करें तो मेल्स का अलग है, फीमेल्स का अलग है। इस तरह जो बेबी प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट है। जो अच्छी कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, वो कहती है यार अब इतना बड़ा बिजनेस हो गया, ये नहीं हम कर सकते कि एक ही शख्स तीनों प्रोडक्ट्स बना रहा हो, क्योंकि वो स्पेशलाइज नहीं होगा तीनों में, वो गलती कर सकता है। आपने क्या किया, प्रोडक्ट की बेस पे कि यार फीमेल प्रोडक्ट्स के लिए अलग, मेल्स के लिए अलग, बेबी प्रोडक्ट्स के लिए अलग, आपने डिवीजन उसके बना दिए। ठीक हो गया। या आपके लेट्स से कस्टमर डिफरेंट है, कस्टमर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, सही है कि आपका कुछ बच्चे हैं कस्टमर, कुछ आपके एक एज ग्रुप है उसके हैं, कुछ उससे बड़ा एज ग्रुप है उसके हैं, या आपके कुछ गवर्नमेंट कस्टमर है, कुछ कॉर्पोरेट के कस्टमर है, कुछ रिटेल के हैं। अब हर किसी की नीड्स अलग है, हर किसी को क्वालिटी अलग देनी है, तो आप कस्टमर वाइज डिवीजन भी बना सकते हो। देन ये कुछ जियोग्राफिकली भी होते हैं। मैकडोनल्ड्स है, लेट्स से केएफसी है, ये पूरी दुनिया के अंदर काम करते हैं। अब इनको क्या एक ही जगह से सारी प्रोडक्शन हो रही हो, गलत बात है भाई। अमेरिका में अगर सारी प्रोडक्शन हो तो पाकिस्तान तो पहुंचे वो 2-3 दिन बाद, ठीक है। और दूसरे नंबर पे वहां पे और तरह की प्रोडक्शन होती है, हमारे यहाँ पे हलाल मीट यूज होता है। दूसरे नंबर पे मार्केटिंग जो है कनाडा, यूएस, यूके वगैरह में और तरह की है, पाकिस्तान में, सऊदीया में उस तरह की मार्केटिंग नहीं आप कर सकते। तो इसका मतलब आपको अलग डिवीजन बनाना पड़ता है। हर डिवीजन फिर अपना अपना सिर्फ देखता है, उसमें उसको देखना होता है। देन जी कुछ होता है प्रोसेस डिवीजन भी आपको बनाने पड़ सकते हैं। प्रोसेस से मुराद ये है कि कई आपके काम प्रोडक्ट बनाने के इतने लंबे होते हैं, या सर्विस देने के भी, सर्विस में भी क्यों ये सारी चीजें आ सकती हैं, इतना लेंथी प्रोसेस होता है कि सारे का सारा प्रोसेस एक इंसान या एक डिपार्टमेंट नहीं देख सकता। आप फिर क्या करते हो, उसको प्रोसेस वाइज तोड़ देते हो। जिस तरह टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल के अंदर सबसे पहले आपने कॉटन जिनर्स जो होते हैं, आप कपास के फूल से रुई अलग करते हो, अब वो एक बिल्कुल अलग काम है। अब रुई से धागा बनाना है, ये बिल्कुल और चीज है, मशीन पे बना है, इसकी मशीन ही डिफरेंट है। तीसरे नंबर पे चीज आ गई जी, अब धागे को आपने वीविंग करनी है, उसकी जोड़ना है धागे को, ये बिल्कुल अलग काम है, इसकी मशीनें डिफरेंट है। स्पिनिंग करने वाला बंदा वीविंग नहीं कर सकता, वीविंग वाला बंदा स्पिनिंग नहीं कर सकता, जिनिंग नहीं कर सकता, तो इसका मतलब डिफरेंट चीजें हैं बिल्कुल। तो अब आपने क्या किया, क्योंकि प्रोसेस है तो एक ही प्रोडक्ट बननी है ना, उसके 5-6 प्रोसेस है, लेकिन आपने कहा क्योंकि सारे काम एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, आपने उसको तोड़ के डिफरेंट यूनिट्स बना दिए। तो जो इस तरह आपके वो भी प्रोसेस डिवीजन होगी। तो 4 तरह के डिवीजन होते हैं, प्रोडक्ट वाइज बना सकते हो, कस्टमर वाइज बना सकते हो, ज्योग्राफिकली जगह के हिसाब से। आईकैप के आप देख लें, आईकैप का कराची हेड ऑफिस है, इस तरह लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान वगैरह डिफरेंट जगह पे ऑफिस हैं, क्योंकि नीड है वहाँ पे ऑफिस होने की। तो उन्होंने भी कहा कि सारे काम कराची से हम नहीं देख सकते, हम कुछ ना कुछ डेलीगेट करेंगे निचले लोगों को भी, जो हमारे डिवीजन है उस लेवल तक भी हम सब ऑफिस को अपनी कुछ पावर्स, कुछ अथॉरिटीज डेलीगेट कर देंगे डिसीजन मेकिंग की। ठीक हो गया। तो इस तरह भी आप क्या कर लेते हो, डिवीजन अपने बना के 4 तरह से प्रोडक्ट, कस्टमर, ज्योग्राफिकल या प्रोसेस वाइज आप अपने काम को चला सकते हो। और जो डिवीजन होते हैं वो आमतौर पे स्टैंड अलोन कंपनी के तौर पर काम करते हैं। स्टैंड अलोन से मुराद है वो अलग से कंपनी के तौर पर काम करते हैं, ऑल्दो वो पार्ट होते हैं वही अपनी पेरेंट बड़ी कंपनी का जिसने उनको हिस्सा बनाया, तोड़ा, डिवीजन बनाया, लेकिन वो अपने ही सिर्फ डिवीजन के जिम्मेदार होते हैं। सही है। अब हर डिवीजन के अंदर भी डिफरेंट फंक्शंस भी होंगे ऑब्वियसली। अब आपने अगर कह दिया यार कि ये मेहरान गाड़ी बनाने वाले, ये वैगनार वाले अलग हैं, कल्टस वाले अलग हैं, अब कल्टस वालों ने सिर्फ और सिर्फ कल्टस बनानी है भाई, उनको वैगनार बिकती या नहीं बिकती, बनती या नहीं बनती, उनको कोई कंसर्न नहीं है। जो कल्टस का डिवीजन है उसका वो अकाउंटेबल किसके लिए होगा अगर कल्टस नहीं बनती। अब उन्होंने अपने अंदर डिवीजन तो उनका बन गया हुआ, कल्टस का फंक्शंस भी बना लिए होंगे, प्रोडक्शन का, फाइनेंस का वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। तो जी ये डिवीजन था। देन जी लास्ट पे चौथा स्ट्रक्चर होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से मुराद इसकी नीड क्यों आई, देखिए फंक्शन स्ट्रक्चर हमने अभी पढ़ा, उसके अंदर क्या हो गया, हर फंक्शन सिर्फ अपने काम का जिम्मेदार है। दूसरा चाहे वो नुकसान में चला रहे फंक्शन, उसको कोई कंसर्न नहीं है, वो कहते हैं यार बस मैंने बना लिया ना चीज, या मैंने बेच दिया ना, या मैंने कॉस्ट बचा लिया ना, बस मेरी बल्ले बल्ले।
डिवीजन्स वाले हैं, डिवीजन वालों को भी सिर्फ और सिर्फ अपने डिवीजन का होता है कि भाई देखो मेरा लाहौर डिवीजन आ गया, कराची चाहे पीछे है कोई मसला नहीं है, या इंटरनेशनली भी अगर आप देखें एक मुल्क का डिवीजन आ गया वो कहते हैं मैं तो आ गया या कोई प्रोडक्ट है या कस्टमर वाइज है जो भी है सॉरी। तो अब मसला ये है कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि हर डिवीजन अपना सोचने लग जाता है या हर फंक्शन अपना सोचने लग जाता है। तो जो लार्जर गोल है, क्योंकि इन दी एंड तो गोल तो हमने वही अचीव करना, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक विजन होता है, एक मिशन होता है, फिर डिफरेंट गोल्स मिलकर उसको अचीव करते हैं। तो अगर हर बंदा अपने अपने गोल की तरफ लग जाए लेकिन उसकी वजह से जो लार्जर गोल है वो कंप्रोमाइज हो जाए, वो ना मीट हो रहा हो लड़ाइयों की वजह से आपस की, तो फिर तो नुकसान हो गया ऑर्गेनाइजेशन को। तो एक स्ट्रक्चर आया कि मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से मुराद ये है, इसमें क्या होता है, इसमें डुअल कमांड स्ट्रक्चर है। फंक्शंस के अंदर सिंगल कमांड है, मतलब कि अपने फंक्शन का हेड ही सिर्फ आपको पूछ सकता है और कोई शख्स आकर नहीं आपसे पूछ सकता जो उस फंक्शन के एम्प्लॉय को। डिवीजन के अंदर भी लाहौर डिवीजन के बंदे को कराची डिवीजन का बंदा नहीं पूछ सकता उसको किसी भी सूरत में, हाँ भाई काम नहीं करे, कहेगा भाई आपको क्या कंसर्न है, मैं तो लाहौर डिवीजन से हूँ। इस तरह जी वैगनार वाले हैं, उनको कर्टस वाले नहीं पूछ सकता, वो कहेंगे भाई हमारा तो डिवीजन ही अलग है, वी आर अ स्टैंड अलोन कंपनी। तो ये मैट्रिक्स के अंदर फिर क्या ड्यूअल कमांड स्ट्रक्चर है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। जब प्रोजेक्ट करना है तो फिर किसी एक डिवीजन की परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती, ओवरऑल आपने देखना होता है, मिलजुल के करना होता है। हो सकता है कि लेट्स से 1 लाख यूनिट्स बनाने का आ गया, टारगेट आ गया आपको, आपकी कंपनी को, आपके पास 3 जगह पर डिवीजन हैं, लाहौर, कराची, फैसलाबाद। अब ये अगर लाहौर वालों के पास 30,000 यूनिट्स की लिमिट है, मतलब अकेले वो भी 1 लाख नहीं बना सकते। 40,000 की लेट्स से कराची के पास अकेले वो भी 1 लाख नहीं बना सकते, और लेट्स से 40,000 की उनके पास है फैसलाबाद के पास, लेकिन अकेले वो भी नहीं बना सकते। कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने तीनों डिवीजन्स के हेड को बुलाया कि भाई साहब आप तीनों ने मिलके क्या करना है, 1 लाख यूनिट बना के देना है। अब चाहे वो इतने बना ले, वो इतने बना ले, जैसे भी करके बनाओ भाई, इकट्ठे बनाओ, और एक प्रोजेक्ट का हेड बंदा एक एलोकेट कर दिया, एक असाइन कर दिया कि ये मिस्टर एक्स है, इसने आप तीनों से ये वाला काम लेना है। अब आपने इसको ये नहीं कहना कि जी मेरे डिवीजन का काम नहीं है, या मैंने तो 40,000 बना दी है। इसका दिल करेगा आपको लाहौर से उठा के फैसलाबाद बुला लेगा, इसका दिल करेगा कराची से उठा के लाहौर बुला लेगा, जो मर्जी बंदा करे। तो इसका मतलब यहाँ पे डुअल कमांड स्ट्रक्चर आ गया। एक तो आपने अपने डिवीजन की सुननी है, सही है, और दूसरे नंबर पे आपने आपका जो है प्रोजेक्ट हेड है उसकी बात माननी है। ठीक हो गया। तो एक इसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहेंगे, दूसरा नाम इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो ये 4 तरह के स्ट्रक्चर्स हो गए। बाकी जो है कुछ मतलब इसी में मिक्सचर भी आ जाता है डिफरेंट चीजों का, जैसे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आउटसोर्सिंग होती है, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का जो कोर काम होता है, कोर से मुराद है जो असल मेन काम है, उसको करने के लिए परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। लेट्स से फूड पैंडा है, फूड पैंडा का आप लोगों को पता होगा कि ये क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं रेस्टोरेंट से आपको कस्टमर को चीजों की, फूड वगैरह की। अब जो रेस्टोरेंट है वो क्या इनके अपने मलकियत, इनकी अपनी फूड पैंडा की? नहीं। क्या वो जो राइडर हैं जो बाइक पे आते हैं, क्या वो इनके अपने मुलाजमीन है? नहीं, वो कमीशन पे काम करते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने एक ऐसा मिडल मैन बन के एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ कि स्पेशलाइज्ड बिजनेस पार्टनर, स्पेशलाइज से मुराद है वो लोग जो स्पेशल अपना काम करने में एक्सपर्ट हो। जैसे रेस्टोरेंट है, और इसी तरह कुछ ड्राइवर्स भी इन्होंने, राइडर वगैरह भी रख लिए हैं, उनके साथ मिलके ये सिर्फ मिडल मैन के तौर पे इन्होंने अपनी एक सर्विसेज दी, या थ्रू वेबसाइट या थ्रू मोबाइल ऐप आप वहाँ पे ऑर्डर करते हो। अब इनका परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनके पास कोई चीज नहीं है, लेकिन इन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग करके आपका काम निकलवा देते हैं। आउटसोर्सिंग क्या होती है कि भाई खुद ना करो, किसी से करवा लो, हर काम खुद करने की जरूरत नहीं है, किसी से करवा ले। अब आउटसोर्सिंग के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे एक तो ये है कि आपने जो फोकस अपने नॉन कोर काम के ऊपर करना होता है, कोर काम ना आउटसोर्स करें। असल आप मिसाल के तौर पे आपका असल काम था टेक्सटाइल का, कपड़ा, मतलब टेक्सटाइल फैक्ट्री थी, कपड़ा बनाना आपका काम था। अब आप अगर कपड़ा बनाना ही आउटसोर्स करते हैं, भाई आपका बिजनेस खत्म हो गया। असल काम ना करें, नॉन कोर काम, जैसे अकाउंटिंग का काम, अकाउंटिंग करना तो नहीं ना टेक्सटाइल वाले का काम, उसका काम तो कपड़ा बनाना है। उसने कहा यार मैं क्यों इस पर खपता रहता हूँ, क्यों ना ये वाला काम मैं किसी और को दे दूँ, किसी ऑडिट फर्म को दे दूँ, उसको दे दिया। टैक्स का काम किसी ऑडिट फर्म को दे दिया, IT का काम किसी और को दे दिया, सही है। तो नॉन कोर काम आप किसी को दे सकते हो। इससे क्या होगा, एक तो जिसको दोगे वो एक्सपर्ट होगा उस फील्ड में, वो बेहतर कर सकता है। दूसरे नंबर पे आपका जो फोकस है वो अपने कोर वर्क के ऊपर होगा। लेकिन थोड़े बहुत इसके नुकसान भी हैं, जैसे आप ओवर रिलायंस आपको प्लेस करनी पड़ जाती है उस पर, आप उसी बंदे के ऊपर रह जाते हो जिसको आपने काम अपना आउटसोर्स कर दिया हुआ है। या जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं वो थोड़ा सा उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें पता है यार अगर इन्होंने हमें जॉब से निकाल दिया तो मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन जब आप आउटसोर्स कर देते हो, आउटसोर्स वाला जिसको किया है जिस वेंडर को या सप्लायर को, उसके पास वो आप जैसे और बड़े कस्टमर होंगे, आप नाराज भी हो जाते हैं, उससे कोई मसला नहीं होगा। तो कुछ है मसाइल आउटसोर्सिंग में भी, लेकिन स्टिल जो दुनिया में अभी चल रहा है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है जी। देन एक कॉन्सेप्ट है चेन ऑफ कमांड। कमांड से मुराद है ऑर्डर देना। चेन ऑफ कमांड के ऑर्डर देने की लड़ी क्या है, इससे मुराद ये है कि जी कौन बंदा किसको रिपोर्ट कर रहा है।
किसको रिपोर्ट कर रहा है, किसको जवाब दे रहा है, किसको अकाउंटेबल है। आमतौर पे दो तरह की होती है, एक लॉन्ग चेन ऑफ कमांड जो आपको नजर आ रही है और एक शॉर्ट चेन ऑफ कमांड। ठीक है, दोनों आपके सामने। लॉन्ग चेन ऑफ कमांड होती है, डिपेंड करता है ये भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि भाई आप कौन सी चूज करना चाहते हो अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से जो आपको बेहतर लगे। लॉन्ग में क्या है, एक लंबी लाइन होगी, ऊपर से सीईओ साहब या चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो भी आपने रखना है, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद डायरेक्टर, फिर डेप्टी डायरेक्टर, फिर जूनियर डायरेक्टर आ जाएगा, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, करते करते कोई 8 10 15 लोग मिलके इसको ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी आपको नजर आता है, या जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनके अंदर बहुत लंबी एक हायरार्की होती है। मतलब कि असिस्टेंट मैनेजर ने मैनेजर को जवाब देना, मैनेजर ने सीनियर मैनेजर को, सीनियर मैनेजर ने ऊपर, इस तरह करते करते एक लड़ी बन जाती है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो छोटी मोटी 10 12 15 एम्प्लॉइज होती हैं, उसमें शॉर्ट चेन ऑफ कमांड भी हो सकती है कि ऊपर प्रेसिडेंट है, डायरेक्टली नीचे एक आधा डायरेक्टर है, उसके अंडर एक या दो लोग हैं बस। तो ये भी हो सकता है कि हु रिपोर्ट्स टू होम, किसने किसको जवाब देना है। दूसरा आ जाता है कि आपका एक स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन का मतलब होता है रेंज, सही है, हमने स्पैन ऑफ लाइफ सुनते हैं वर्ड इस तरह आमतौर पे। स्पैन ऑफ कंट्रोल से मुराद है कि कंट्रोल करने की रेंज क्या है, आपके अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स हैं। सबऑर्डिनेट से मुराद आपके जूनियर्स, कितने जूनियर्स को आप ऊपर से कंट्रोल कर रहे हो। अब ये भी डिफरेंट है, डिपेंड करता है डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 लोग ही होंगे अंडर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 ही होंगे। डिपेंड करता है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है कि एक ही शख्स है, उसके नीचे 8 10 लोग काम करें, किसी में हो सकता है सिर्फ 2 लोग काम करें, किसी में हो सकता है 50 लोग काम करें एक शख्स के अंदर। तो डिपेंड करता है डिफरेंट चीजों पे। आमतौर पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम किस तरह का, उसका साइज किस तरह का, नेचर क्या है काम की, वर्कलोड कितना है उस शख्स के ऊपर पहले से जो उनको मैनेज करेगा, इस तरह की, और मेंटल एबिलिटीज क्या है, फिजिकल एबिलिटीज क्या है, जियोग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है, मतलब कि लोग कहाँ कहाँ पे उसके सबऑर्डिनेट्स बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर सिर्फ लाहौर के अंदर ऑफिस है तो हो सकता है मैं 5 लोगों को मैनेज कर लूँ, लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि या 3 लोग कराची में भी आपने मैनेज करने हैं लाहौर में बैठ के, 2 लोग फैसलाबाद में मैनेज करने लाहौर में बैठ के, तो हो सकता है मैं कहूँ यार नहीं मैं इतने तो नहीं कर सकता, एक जगह पर तो मैं 4 लोग कर सकता हूँ। तो इसका मतलब डिफरेंट चीजें जिसके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल में भी फिर 2 तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। एक होता है टॉल नैरो। टॉल नैरो से मुराद है कि जहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल आपकी नैरो है, आपके अंदर कम लोग काम करते हैं, 1 2 3 लोग काम कर रहे हैं। अब उसमें क्या होगा कि वो जो एम्प्लॉइज, मिसाल के तौर पर 50 लोगों की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 50 एम्प्लॉइज हैं, अब आपके पास 2 स्ट्रक्चर हैं। एक है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल को नैरो कर लो। अब नैरो करने से मुराद है अगर आपके अंदर 1 1 2 2 लोग हैं तो वही 50 करते करते तो चेन ऑफ कमांड है वो क्या हो जाएगी, आपकी लंबी हो जाएगी, काफी लॉन्ग चेन ऑफ कमांड बन जाएगी, स्ट्रक्चर आपका टॉल हो जाएगा। और स्पैन ऑफ कंट्रोल कहता है नैरो। दूसरी तरफ वही 50 एम्प्लॉइज हैं लेकिन एक बंदे के अंदर 5 लोग काम कर रहे हैं। अब वो 5 लोग काम करते हैं और 3 4 लोगों के बीच में डल के ही वो 50 लोग दूसरी लेयर में जाके पूरे हो जाएंगे। तो एक तरफ आपको कोई 7 8 लेयर्स बनानी पड़ जाएंगी हायरार्की की, जो आपका टॉल नैरो स्ट्रक्चर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड है, मतलब काफी लोग आपके अंडर हैं, तो आपका जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी फ्लैट होगा, वो टॉल नहीं होगा, वो 2 3 लेयर्स बस बनेंगी। ठीक हो गया, तो ये था स्पैन ऑफ कंट्रोल। देन एक कॉन्सेप्ट है सेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन हमें पता है कि जी सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है मरकज में ले आना चीज को। तो जो डिसीजन मेकिंग पावर है, फैसला करने की पावर, अगर तो मरकज के पास है, सही है, तो उसको प्योर सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। अगर कुछ उन्होंने नीचे भी डेलीगेट कर दिया तो जितनी की डेलीगेट की है, मतलब नीचे लोगों को दे दी अपनी पावर या अथॉरिटी, उसको डिसेंट्रलाइजेशन का नाम दिया जाता है। अब ये भी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि भाई कौन सा फैसला हमने निचले लेवल पे देना है, कौन सा फैसला नहीं देना। आईकैप की एग्जांपल ले लें, आपके जितने भी फी होती है आईकैप की, वो कराची जाती है, लाहौर या फैसलाबाद मुल्तान वगैरह नहीं जाती। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी भी चीजें आपकी मेंबरशिप फी वगैरह है वो भी कहाँ पे जाती है, वो भी कराची में जाती है। लेकिन जो लाइब्रेरी वगैरह है, लाइब्रेरी को मैनेज करना है, आपके स्पोर्ट्स का अलावा वगैरह करवाना है, वो उन्होंने डेलीगेट कर दिया और डिसेंट्रलाइज कर दिया होगा। अब ये उनके मुताबिक ये वाले फैसला। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है कि कुछ फैसले, आमतौर पे जो स्ट्रेटेजिक फैसले होते हैं, स्ट्रेटेजिक कौन से हैं हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, जो बड़े लेवल के लॉन्ग टर्म होते हैं फैसले, 8 10 साल के, या जिनका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर पे पड़ता है, बड़े आप डिसीजन कह लो। आमतौर पे जो बड़े डिसीजन होते हैं वो सेंट्रलाइज होते हैं, वो बड़े लेवल पे ऊपर से होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह करते हैं। लेकिन जो टेक्निकल होते हैं या जो ऑपरेशनल लेवल के डे टू डे काम है, डायरेक्टर्स को बैठे हुए रूम के अंदर, उनको तो नहीं पता कस्टमर का क्या मसला है भाई, इस तरह के फिर काम क्या कर दिए जाते हैं, वो निचले लेवल पे डेलीगेट कर दिए जाते हैं, निचले लोगों को, जूनियर मैनेजर्स को या मिडिल मैनेजर्स को डेलीगेट कर देते हैं, डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। तो ये था सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब लास्ट पे एक है कि मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के अंदर फर्क। देखिए, मैकेनिस्टिक से मुराद मशीनी स्ट्रक्चर, मशीनी स्ट्रक्चर से मुराद ये कि हर बंदा सिर्फ अपना ही काम करता है, स्पेशलाइज होता है बहुत ज्यादा, वो होता है टॉल स्ट्रक्चर के अंदर। टॉल से क्या मुराद है,
टॉल से मुराद ये कि आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, नैरो होता है। एक बंदे के अंदर कम लोग काम करते हैं। कम क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक बंदा सिर्फ एक तो काम करना जान रहा होता है, ठीक है, उसको सिर्फ एक कोई टैक्स वाला काम है, उसको सिर्फ वही आता है। अब उसके अंदर सिर्फ टैक्स वाला बंदा होगा, ठीक है। लेकिन जो वाइड जब आपका स्ट्रक्चर होता है तो एक ही शख्स को 5-7 तरह के काम कर रहा होता है, इसलिए उसके अंदर भी 5-7 को ज्यादा लोग दे दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, वही जो हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसी तरह का इसका इनका डिफरेंस है। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट भी ये टॉपिक नहीं है, ठीक है जी। तो ये था चैप्टर 3। अब इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे चैप्टर 4 के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।